सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है पूरे जीसीसी का, चाहे उसमें कतर है, ओमान है, बहरीन है, दुबई है और कुवैत है, क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज का सामना है, काफ़ी इनको नीड है। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब इनिशियल सैलरी क्या है? डेटा फ्लो और आपका एग्जाम होता है जो कि प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है। आप और मतलब लाइफस्टाइल भी अच्छा है, फैमिली के साथ रखने में भी बहुत से फायदे हैं। प्रोस कॉन्स तो आपको हर जगह मिलेंगे। आप मैं ये कहूँ कि जी मैं यूएस चला जाऊंगा तो माय लाइफ इज परफेक्ट, नो। तो पहले जो ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ कॉर्पोरेशन है, वो भी कोई जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई का इदारा है, वो भी इसमें हेल्प करता है। जीसीसी की तरह ये इधर भी आपको अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है। अब जो फीमेल्स हैं वो उनके तो हॉस्टल्स में उनको खाना भी 3 टाइम का फ्री है। मेल अब ये जो लोअर हायर एजुकेशन है, डजंट अफेक्ट योर जॉब, इट डजंट अफेक्ट योर सैलरी, इट डजंट अफेक्ट योर वर्क प्लेस। इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप टुवर्ड्स योर अटेस्टेशन इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर जॉब और रीन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, आपको दोबारा से हमने ज़हमत दी है, तो और कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। बहुत सारे नर्सेज़ जो हैं वो कुवैत जाना चाह रहे हैं एंड कुवैत के प्रॉस्पेक्ट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान से काफ़ी नर्सेज़ मूव हो रहे हैं वहाँ पे। तो एक ब्रीफ सा जो है हम बात करेंगे इसके ऊपर कुवैत की जो जर्नी है और आप भी अभी कुवैत में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे एंड देन हम जो है ना जितना भी इसका प्रोसेस है वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते जाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो आप अपने बारे में बताइए वेयर आर यू वर्किंग एंड हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग देयर एंड आफ्टरवर्ड्स लेट द डिस्कशन गो ऑन। ओके, थैंक यू मुबशिर, आपने इस टॉपिक के लिए जो है मुझे चुना। वाक़ई अभी मैं जो नर कुवैत है इसकी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग जो है वो पाकिस्तान से हो रही है और काफ़ी लोग इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं। मैं कुवैत में तकरीबन मुझे अभी 3 साल हो गए होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। और 2020 के एंड पे जो पाकिस्तान से पहली फ्लाइट आई थी कुवैत के लिए, मैं उसमें उस टीम का हिस्सा था। अ, तो तकरीबन आप यूँ कह लें कि मोर देन ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो है ना, मुझे मैं अभी यहाँ पे हम लोग जितनी भी हायरिंग्स हुई हैं सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, स्कूल हेल्थ के लिए हायर हुए थे और हो रहे हैं अभी भी। मैं जो है वो मुबारक अल कबीर हॉस्पिटल है, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे पुराना हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी ऑलमोस्ट ऑल स्पेशलिटीज़ उसके अंदर आती हैं। वहाँ के सर्जरी के वार्ड में काम करता हूँ सही। और तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं आपको वहाँ पे काम करते हुए। अच्छा ये बताइए कि आपका आपकी हायरिंग कैसे हुई थी एंड क्या प्रोसेस है? क्या उसमें कोई कोई अपडेट हुआ है? मैंने सुना था कि वो पहले जो ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ कॉर्पोरेशन है, वो भी कोई जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई का इदारा है, वो भी इसमें हेल्प करता है। आपका हुँ। कैसे हुआ? अब जो ग्रेजुएट हैं, न्यू नर्सेस हैं, उनका कैसे हो सकता है? एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट जो है, जब हमारी हायरिंग हुई थी इट वाज़ ओनली बीएसएन। ओके, आपकी जो डिग्री थी वो इट शुड बी बीएसएन नॉट डिप्लोमा। लेकिन अभी जो हायरिंग हुई है, अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ होने वाले हैं लोगों को, उनके लिए कॉल्स भी आ रही हैं, उसके लिए रिसेंटली इन्होंने डिप्लोमा नर्सेज़ को भी हायर किया। और उस मतलब अभी इनको क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज का सामना है, काफ़ी इनको नीड है हुँ, हेल्थ केयर फोर्स में इनको भी आफ्टर कोरोना काफ़ी क्राइ आपको पता है हर हेल्थ सिस्टम को काफ़ी बर्डन का सामना हुआ है, तो इसी तरह कुवैत भी इस चीज़ से मुतासिर हुआ है। सही। अ, बीएसएन इनकी रिक्वायरमेट थी। सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है पूरे जीसीसी का, चाहे उसमें कतर है, ओमान है, बहरीन है, दुबई है और कुवैत है। इसमें आपकी 2 ही रिक्वायरमेंट्स जैसे हमने पहले डिस्कस की थी, डाटा फ्लो और आपका एग्ज़ाम होता है जो कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है। आप अगर आप कुवैत के लिए भी या कतर के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको इन चीज़ों से गुज़रना होता है। ओके, अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि कुवैत की सिचुएशन थोड़ी पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर जीसीसी कंट्रीज़, क्योंकि आपकी हायरिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंड है ओके। पिछले कुछ सालों से। हुँ, लेकिन हुँ। अगर हम मेरी यहाँ पे कुछ नर्सों से बात हुई है, जो 1-2 नर फैमिली से बात हुई है जो कि इस बैन से पहले कुवैत आए थे। तो उन्होंने प्रो डाटा फ्लो भी किया था, उन्होंने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम भी दिया था। तो आइंदा लाहे अमल
ये तरतीब दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के लिए प्राइवेट सेक्टर का वीज़ा भी ओपन किया जाए, फिलहाल उसको बैन का सामना है। तो ऐसी ओके, सिचुएशन में अगर हम प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के थ्रू आए थे, ओईसी जिसको बोलते हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेशन, तो हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हायरिंग हुई थी और हम यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आते हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सुपरविजन हासिल है, उधर हमारी हायरिंग हुई है। बाकी यहाँ पे राइट, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका सिस्टम है, बहुत अच्छी उनकी फैसिलिटीज़ हैं। सैलरी भी ओके है, इट्स नॉट अ बैड सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट हुँ, सेटअप में सैलरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेटअप। लेकिन ये है कि वहाँ पे और भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। लेकिन उसमें अगर अगर कल आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जाना पड़े और आपको बैन ओपन होता है, तो फिर आप डाटा फ्लो और एग्ज़ाम करते हैं। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, राइट, अगर के थ्रू आप आते हैं, ओईसी के थ्रू जैसे आप आए हैं, तो ओईसी का ये प्रोसेस है कि आपके पास बीएसएन की डिग्री होनी चाहिए, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज जितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको उतनी अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। ओके, तो 1 साल की एक्सपीरियंस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट्स भी माँगे हैं, पिछले कुछ जो एडवर्टाइज़मेंट्स आई हैं, 6-7 एडवर्टाइज़मेंट्स आई हैं, उसमें उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट्स भी माँगे हैं। लेकिन जब हम थे एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने माँगा था, मिनिमम 3 इयर्स का। और थोड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारी वहाँ पे पहली 2-3 फ्लाइट्स की परफ़ॉर्मेंस, स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लाइट की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इनको पब्लिक की तरफ से, कुवैती जो पब्लिक है, उसकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, जिसकी वजह से वो उन्होंने फिर हायरिंग बाकायदा स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने मतलब कंटिन्यूअसली लेना शुरू कर दिया और मतलब हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तानी नर्सेज़ की तरफ से, जो उनकी राइट, पब्लिक है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया गवर्नमेंट को। अच्छा, ओके। अब उसमें ये सीन था कि जो उनको नीड भी बढ़ गई, फिर उनको आप क्योंकि आप काफ़ी अरसे के बाद ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद आपकी हायरिंग हुई थी, कुवैत हुँ, को दोबारा। ओके, उनका जब आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया, उनको पता लग गया कि भई एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, इनमें बात है, काम क सलाहियतें हैं, तो फिर उन्होंने आपको ये शर्त भी ख़त्म कर दी एक्सपीरियंस की और उन्होंने आपको एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट भी लेना शुरू कर दिया और अब तो सूरत-ए-हाल ये है कि वो आपकी डिप्लोमा नर्सेज़ को भी बुलाना चाह रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू जो जिनके पास डिग्री है, उनको तो बुला ही रहे हैं, अब डिप्लोमा को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो एक-एक प्लस पॉइंट है। वेरी गुड, अच्छा, वेरी अब गुड, हाँ, इट्स अ गुड डिसीजन है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, अभी एक सही। और जो हाँ, अभी हम आते हैं थोड़ा प्रोसेस की तरफ आते हैं। अच्छा, जो अच्छा अब मैं एक दफ़ा समराइज़ कर दूँ तो हमें जो है वो डिप्लोमा नर्सेज़ भी एप्लीकेशन कर सकती हैं एज़ वेल एज़ डिग्री नर्सेज़ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपने बताया कि एम्प्लॉइज़ जो ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू भी जा सकते हैं प्लस आपने डाटा फ्लो भी कर सकते हैं अपने अपने ओन पे स्टार्ट कर सकते हैं। इज़ दैट राइट? हाँ, नहीं डाटा फ्लो अभी आप अपने ऑन पे स्टार्ट ना करें जब तक आपको बैन का सामना आए, क्योंकि डाटा ओके, फ्लो इज़ ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर। ओईसी ऑलराइट, जो ओके, आपकी हायरिंग कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर रहा, वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए कर रहा है। आपकी जितनी भी हायरिंग ओके, हो रही है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो रही है। अभी आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा ही नहीं सकते। आपको मतलब आप और खुद से आप अप्लाई भी नहीं कर सकते वेब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा जारी नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए पाकिस्तान के लिए बैन है। तो ओके, मैं तो अभी हमें डायरेक्टली सिर्फ़ और सिर्फ़ हम थ्रू ओईसी ही जा सकते हैं, कुवैत के अभी जो लिए। सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है ओनली ओईसी इज़ द ऑप्शन। ओके। हुँ, राइट और अच्छा 1 साल में क्या आप बता सकते हैं कि 1 साल में कितनी हायरिंग होती है? कितनी नर्सेज़ जो है वो यहाँ से मूव करते हैं? हाँ, असल में इसकी कोई वो स्पेसिफिक वो नहीं है, इंटरवल ओके। नहीं है। यू हैव टू विज़िट कंटीन्यूअसली ओईसी वेबसाइट आप ओईसी की वेबसाइट पे देखते रहें। हुँ, उनकी हुँ। जो भी हायरिंग होती है जब भी वो अपना ऐड जो है वो उसके ऊपर पोस्ट करते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, फ़्लेबोटोमिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है कुवैत के लिए हो रही है। तो जो भी हायरिंग है वो अपनी वेबसाइट पे उसको जो है वो मेंशन करते हैं। तो आप सही हो गया, साइट को देख लें वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स में आपको नज़र आ जाएगा तो आप उसको विद द टाइम उसको आप एक्सप्लोर करते रहें। ठीक हो गया। तो अभी क्या प्रोसेस है इसका कैसे एप्लीकेशन करनी चाहिए? प्रोसेस ये है कि आपको ओईसी की तरफ से जब आपको आता है ऐड आता है फिर आप ओईसी की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं। फिर उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ जो है उस पे अपलोड कर देते हैं और वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है। उसके बाद आपको एक मैसेज या ईमेल आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद अभी प्रोसेस काफ़ी चेंज हो गया है। अभी क्योंकि हमारा तरफ जब ओईसी ने किया था हायरिंग तो वो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था उनके लिए, तो बहुत सी चीज़ें उस वक़्त क्लियर नहीं थी। अभी क्योंकि आप यूँ समझें कि 20 से ऊपर की फ्लाइट्स आ चुकी हैं।
ऑलमोस्ट 20-21 फ्लाइट्स पाकिस्तान से इस 3 साल के अरसे में 21 हुँ, के सेकंड फ्लाइट्स आ चुकी हैं और अब चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं और काफ़ी इस चीज़ का ओईसी को भी आइडिया हो गया है। अच्छा, अभी क्या प्रोसेस, हम अभी अपडेटेड प्रोसेस की बात करते हैं, तो अभी क्या होता है कि ओईसी फिर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भेजता है, गूगल फॉर्म। आप उस गूगल फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें आपके एक्सपीरियंस, आपके डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें वो आपसे एक डाटा गैदर कर लेता है। डाटा ओके, गैदर करने के बाद वहाँ पे वो ओईसी आपको आपकी इंटरव्यू शेड्यूलिंग करता है। फिर वो आपको एक ईमेल आती है कि फलाँ दिन आपका ओईसी में इंटरव्यू है और ये टाइमिंग है। आप फिर उस दिन ओईसी जाते हैं, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जो यहाँ की कुवैत की जो सिलेक्शन कमिटी है, वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है। ओके, ये तो इंटरव्यू होने के बाद एक लिस्ट जारी होती है जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। ऐसे एक बता दिया जाता है, आपको मैसेज और ईमेल भी आ जाती है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं आफ्टर द इंटरव्यू। अच्छा, अब सिलेक्शन के बाद आपका प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट अटेस्टेशंस का। हुँ, हुँ, अच्छा, अभी वो आपकी जो मैट्रिक की है डिग्री है, वो एफएससी की डिग्री है, अगर आप तो बीएसएन है, इन केस अगर डिप्लोमा है तो जस्ट मैट्रिक की डिग्री चाहिए, अगर आप बीएसएन है तो आपको एफएससी और मैट्रिक दोनों की चाहिए सर्टिफिकेट। वो आपके रावलपिंडी बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, आईबीसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने की हुई है, उस बोर्ड से आपकी डिग्री एफएससी और मैट्रिक का टेस्ट होता है। उसके सही, बाद आप जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है या डिप्लोमा होता है, वो और आपके रेलेवेंट इंस्टीट्यूट से पहले अटेस्टेड होता है। कुछ चीज़ें आप खुद अटेस्ट करवाते हैं, कुछ चीज़ों में ओईसी भी आपकी हेल्प करता है। वो आपके साथ इन टच रहते हैं, आप उनसे भी इन टच रहते हैं, एक ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री अटेस्ट की, अ, उसके बाद आपने एचईसी से अटेस्ट करवानी है, वो भी आपकी होनी हुँ, चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो अटेस्टेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक हो अच्छा, गया। ये जब आप सारी अटेस्टेशन से प्रोसेस हो जाता है, आप ओईसी आपको क्लियर करता है कि भई अब आपकी अटेस्टेशंस जो हमें चाहिए थी वो अच्छा, इसमें आपकी जो डिग्री है वो कुवैत एम्बेसी से भी अटेस्ट होती है। जो इस्लामाबाद में कुवैत एम्बेसी है, ओईसी आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, हुँ, हुँ, उससे और वो आपकी जो डिग्री है और जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो जो है या आपका डिप्लोमा है, वो कुवैत एम्बेसी से भी आपको अटेस्ट करवा के देता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन है और जहाँ-जहाँ से आपको करवानी है, ये क्या ओईसी की वेबसाइट से हमें पता चलता है या हम हमारे साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है थ्रू ईमेल? हो रही होती है, वो एक ग्रुप जनरेट कर देते हैं। जितनी भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप जनरेट हो जाता है, ओके, ओके, ठीक है? वहाँ पे वो सिर्फ़ एडमिन्स को अलाउ होता है मैसेज करना और वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई लिस्ट लगानी है या कहीं लैकिंग है, ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, तो बेस्ट तरीका ये है, जैसे इनके इस्लामाबाद में सेंटर है, हुँ, हुँ, लाहौर में सेंटर है, कराची में सेंटर है। वो जो कराची से अप्लाई करते हैं, वो कराची के ओईसी से उनका कॉन्टैक्ट होता है, जो लाहौर से या उसके रिलेटेड फैसलाबाद ये वो लाहौर से होते हैं, और जो इस्लामाबाद से रिलेटेड नज़दीक एरिया, उनको ओईसी इस्लामाबाद का ऑफ़िस मैनेज कर रहा होता है। सही, अच्छा, अब वो जब ये सारी अटेस्टेशंस होती हैं, जैसे मैंने बताया मैट्रिक, एफएससी, फिर आपकी डिग्री भी अटेस्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये हो गया, उसके बाद वो आपकी जो पीएनसी होता है, उसकी हुँ, भी वेरिफ़िकेशन करते हैं, और वो सेल्फ वेरिफ़िकेशन की जाती है। ओईसी को आपका डाटा भेजा जाता है, ओईसी एक फॉर्म बना के आपकी वेरिफ़िकेशन करके ओईसी को भिजवाता है, जो ओईसी आगे कुवैत को भी फॉरवर्ड करता है। आई एम नॉट श्योर कि लेकिन मैंने सुनने में आया था कि ये डाटा कुवैत के साथ भी शेयर किया जाता है। ओके, इसके अलावा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने ओईसी के ऑफ़िस गया था, तो मैंने ये देखा था कि जो ऑनलाइन भी पीएनसी में जो हमारा पीएनसी का नंबर होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी एंटर करके हमारा डाटा चेक किया जा रहा होता है। तो वो राइट, इस प्रोसेस से वो क्योंकि वो कुवैत इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस सिचुएशन, कि जहाँ पे प्लेजरिज़्म है, यहाँ पे चीटिंग है, उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेते हैं। और फिर आपको बैन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ओईसी इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई कैंडिडेट हमें गलत डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, या किसी भी चीज़ से कोई डाउट है उनको या व्हाटएवर, उन्होंने एक इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सेल्फ वेरिफिकेशन की जाती है आपकी पीएनसी से। ओके, राइट, पीएनसी की वेरिफिकेशन इस तरह हो जाती है, आपके लाइसेंस की और डिग्रीज़ की अटेस्टेशन का ये प्रोसेस है। इसके लिए आपको 90,000 का अभी जो प्रोसेस इस सारे प्रोसेस का 90,000 वो चार्ज करते हैं। आपको चालान फॉर्म की सूरत में चालान दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप ये चालान सबमिट करवा दें। उसके ऊपर सारी डिटेल्स होती हैं। तो आप इस सारे प्रोसेस को, जिसमें पीएनसी की वेरिफिकेशन है, आपकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन है, आपकी एम्बेसीज़ की वेरिफिकेशन है, इनको 1-2 मल्टीपल लेटर्स भी चाहिए होते हैं। तो वो एक आपसे 90,000 का एक चालान भरवा लेते हैं। जो ये ओके, क्योंकि
ओईसी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली आपकी हायरिंग राइट। की। तो जो आपने डाटा फ्लो को देना है, बेसिकली एक हुँ, किस्म हुँ। का आपका डाटा फ्लो ही हो रहा है ये। ये अकील भाई अभी ये 90,000 का जो चालान है, ये अपडेटेड है या आपके टाइम पे था? दिस अपडेटेड है, दिस इज़ अपडेटेड। माय रिसेंटली माय वन ऑफ माय कलीग्स शी गॉट अ मैसेज फॉर दिस चालान। ओके, ओके। तो हमें 90,000 का चालान जो है वो पे करना है और उसमें ये सारी सर्विसेज़ आ जाती हैं। ये सारी सर्विसेज़ आ जाएँगी। राइट। वंस आप यहाँ जब कुवैत पहुँचते हैं, तो फिर भी आपका अटेस्टेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। ओके, ये अ, वीज़ा प्रोसेस भी जो है वो इसी के ये 90,000 का चालान की आपकी बात की, सब ये कुछ भी उसी इसमें शामिल? ऑलराइट। वीज़ा भी इसी में है आपका। हुँ, हुँ। वीज़ा भी इसी में है आपका और आपकी अटेस्टेशंस भी इसी में हैं आपकी, लाइसेंस वेरिफ़िकेशन भी आपका इसी में है और ये मतलब ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट्स हैं, हुँ, हुँ। वो भी अटेस्ट किए जाते हैं। पहले तो ओके। ये था आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आपकी जो डिग्री है वो एचईसी के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट कराई जाती है। बिल्कुल। ठीक है? वो तो तो एक हर किसी के लिए है जिसने भी पाकिस्तान से बाहर जाना है फॉर जाना है तो एनी रीज़न, हाँ, तो उसको करानी पड़ती है। करानी पड़ती है। अच्छा, हुँ, इसमें अभी मैंने सुनने में आया है कि आप उस वक़्त भी हुआ था, लेकिन उस वक़्त हमारा प्रोसेस थोड़ा और था। अभी भी सुना है कि मूफा से आपके एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट भी अटेस्ट किए जाते हैं। ओके। ये अच्छा, अभी ये तो सारी चीज़ें जब वन्स यू रीच आपको कुवैत ओईसी ने क्लियर किया और आपने आपने कुवैत को जॉइन किया, आप कुवैत पहुँच गए हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे भी पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू जो यहाँ की पाकिस्तान एम्बेसी है, यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस फ्लाइट से आए हैं, वहाँ का एक ग्रुप बनाया जाता है, वहाँ के 2-3 टीम लीडर बनाए जाते हैं। अब वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हायरिंग हुई है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 1-1, 2-2 टीम लीडर बना दिए गए हैं, जो आपसे सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी अकोमोडेशन सेम होती है मुख्तलिफ फ्लाइट्स की। हुँ, तो मैं जिस हॉस्टल में हूँ, यहाँ पे 1 लड़के को या 2 लड़कों को वो कर दिया इन्होंने, नॉमिनेट कर दिया। अब उसका काम है आपसे डाटा कलेक्ट करे, वो किसी दिन एम्बेसी में जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सेट वहाँ पे सबमिट कराते हैं। एम्बेसी आपके साथ यहाँ की पाकिस्तान एम्बेसी आपके साथ पूरा-पूरा ताउन करती है। बहुत अच्छी एम्बेसी है पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ का। बहुत उनका एटीट्यूड, उनकी जो कोऑपरेशन है वो हमारे साथ बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ पे एक और 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका हायर एजुकेशन इक्विवेलेंसी, एक होती है लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी। सबसे हुँ, पहले हुँ। आपको लोअर एजुकेशन मिनिस्ट्री आपसे स्टार्ट करवाती है लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी का। उसके लिए फिर आपको एक और ग्रुप में ऐड किया जाता है, उस फिर आपको साथ-साथ बताया जाता है कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाएँ, इनकी ये वेबसाइट पे अकाउंट बनवाया जाता है, आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करते हैं। फिर आप एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं और 6 मंथ्स के अंदर आपको कॉल आ जाती है या फ़ॉलो अप भी कर सकते हैं। तो आपको एक लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी का पेपर दे दिया जाता है। लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी का मतलब ये है कि आपकी मैट्रिक और एफएससी को वो वेरीफाई करते हैं पाकिस्तान से। ओके। हाँ, लेकिन अभी मैंने सुना है कि वो आपको 2 ही क्योंकि अभी उनका काफ़ी कॉन्टैक्ट हो चुका है आपकी यूनिवर्सिटी और स्कूल से, अभी वो आपको 2-3 दिन में भी लोअर दे एजुकेशन देते हैं। दे देते हैं। तो इसका अच्छा, फ़ायदा क्या है ये जो इक्विवेलेंसी हुई है? ये इनका एक प्रोसेस है। ये कुवैत के अंदर आपको फ़ॉलो करना है। अच्छा, अब इसका राइट। फ़ायदा ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है। अगर हुँ, आपने हुँ। कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराना है, तो आपके पास इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। ओके, ओके। हाँ, लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी है। वो आपको आसानी से मिल जाती है और हायर एजुकेशन उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। उसमें सेम वही सारा प्रोसेस है जो आप लोअर से गुज़रते हैं और इस दौरान आपको प्रॉपर मिनिस्ट्री से आपको यहाँ के टीम लीडर से एक प्रॉपर गाइडेंस हासिल होती है। आप प्रॉपर एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं और मतलब ये सारी चीज़ आप गुज़रे होते हैं। ओके। तो हाँ, मतलब आपको आराम से हेल्प मिल रही होती है। हायर एजुकेशन के लिए भी आप इसी तरह अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट होती है आपकी, अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। मुझे अभी तक अपनी हायर एजुकेशन रिसीव नहीं हुई। अच्छा, अब ये जो लोअर हायर एजुकेशन है, इस डज़न्ट अफेक्ट योर जॉब, इट डज़न्ट अफेक्ट योर सैलरी, इट डज़न्ट अफेक्ट योर वर्कप्लेस। इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप टुवर्ड्स योर अटेस्टेशन इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर जॉब और रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट। तो तो बेस्ट यही ये होता है कि रिन्यू करने के लिए दोनों होने चाहिए, हायर एजुकेशन एंड लोअर एजुकेशन? हायर और लोअर दोनों होने चाहिए क्योंकि अभी लेकिन इनके पास शॉर्टेज है तो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि लोअर तो आपके पास होना चाहिए, हायर इन प्रोसेस होना चाहिए एट लीस्ट। अकील भाई वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई लाइसेंस का एग्ज़ाम? बिल्कुल होता है, एग्ज़ाम होता है। उसमें ये होता है कि आपके लिए एग्ज़ाम भी अरेंज किया जाता है और आपको बताया जाता है कि इस दिन आपका एग्ज़ाम है। ओके। और फिर आप उस दिन जाते हैं, जैसे इन्विजिलेटर्स होते हैं वहाँ पे फिर आपका अभी का मुझे नहीं आइडिया लेकिन जब मैंने किया 3 साल पहले उसमें ये था कि हम गए थे, एक होटल में हमारा एग्ज़ाम मिनिस्ट्री ने अरेंज किया
और तकरीबन 30 से 35 एमसीक्यूज़ थे और उसमें 60% हमारा परसेंटेज थी पास की, ओके, तो ऐसा पास है। होने के लिए। फिर सही, 1-2 सही। रीटेक्स के भी ऑप्शन होते हैं, 1-2 रीटेक्स लेकिन के भी ऑप्शन। लेकिन ये एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर चुके थे? हाँ, हाँ, हम जॉब हमारी कंटिन्यू हो चुकी थी, हम जॉब पर थे, जॉब कंटिन्यू हो चुकी थी। राइट। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले कोई आपका डेज़िग्नेशन डिफरेंट है और उसके बाद आपका डेज़िग्नेशन चेंज होता है? ऐसा कुछ नहीं। राइट। तो शुरू में थोड़ा-सा हेक्टिक है क्योंकि हुँ, अटेस्टेशंस में हैं, आप आते-जाते हैं, फिर आप एग्ज़ाम की देते हैं और फिर हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी होती है। फिर इस इधर आके आपका मेडिकल भी होता है। हुँ, एक हुँ। मेडिकल आप पाकिस्तान में दे के आते हैं, एक मेडिकल आपका यहाँ पे भी होता है। उस सही। प्रोसेस से आपने गुज़रना होता है, अपने मेडिकल प्रोसेस से आप गुज़रते हैं। फिर आपकी ओके। पुलिस वेरिफ़िकेशन वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी आपको फिंगरप्रिंट्स और ये पुलिस वेरिफ़िकेशन करनी होती है। ये फर्स्ट टाइम होता है। अच्छा, अखिल भाई अभी बात करते हैं आपको बेनिफिट्स क्या-क्या हैं वहाँ पे एज़ ए नर्स कुवैत में? बेनिफिट्स जैसे जीसीसी की तरह ये इधर भी आपको अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है। अब जो फीमेल्स हैं वो उनके तो हॉस्टल्स में उनको खाना भी 3 टाइम का फ्री है, मेल्स के लिए खाना फ्री नहीं है, उनको खुद मतलब अरेंज करना होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर्ली एक किचन और सारे यूटेंसिल्स और सारी फैसिलिटीज़ दी गई होती हैं। राइट। हुँ। और कितने मतलब आवर्स की वहाँ पे ड्यूटी है हॉस्पिटल्स के अंदर? अभी जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे तो सिर्फ़ आपको पता है कैसे डे टाइम ही होता है। कुछ फिर अकॉर्डिंग टू एरिया कुछ में मॉर्निंग इवनिंग्स हैं, कुछ में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट्स हैं। अब हर हुँ, हॉस्पिटल के डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में 1 महीने में 5 नाइट्स हैं और रेगुलर 5 नाइट्स होती हैं। उसके बाद आपको एक स्लीपिंग डे ऑफ मिलता है। कुछ हॉस्पिटल्स में ये है कि आपको 3 नाइट्स करते हैं, स्लीपिंग डे ऑफ मिलता है। फिर 1 वीक छोड़ हुँ। के फिर आपकी 3 नाइट्स अल्टरनेटिव वीक्स में आपकी 3-3 नाइट्स लगती हैं और उन 3 नाइट्स के बाद आपको स्लीपिंग डे ऑफ मिलता है। तो तो इन ये इट्स ऑफ 8 आवर्स और 12 आवर्स? मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है इट इज़ फ्रॉम 7 एएम टू 2 पीएम ओके। और अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी है तो 2 एएम टू 10 पीएम हुँ, हुँ। और अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो दैट शुड बी 10 पीएम टू 7 एएम। And then you have to do complete how many hours in a week? अ, आई थिंक 45 थर्ट पहले 45 था अभी 37 38 कर दिया है। आवर्स का नहीं इतना वो है यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस आवर की नहीं है। हुँ, बस हुँ, आपकी ड्यूटी शेड्यूल होता है वीकली आपने उसको फ़ॉलो करना होता है और हुँ। आप बीमार हैं, आप सिक लीव ले रहे हैं तो यू हैव टू मस्ट मेंटेन कि आप 1 हफ्ते में 4 ड्यूटीज़ मस्ट करें। इज़ इट अलाउड कि आप कोई एक्स्ट्रा काम अगर करना चाहते हैं हाँ, आफ्टर योर ड्यूटी? गवर्नमेंट सेक्टर इ में अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में गव अलाउ नहीं ओके। है। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे हम गवर्नमेंट है ना, हुँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अब जैसे वो लोग पॉलिसी निकालते हैं, जैसे उनको कहीं सीवियर शॉर्टेज का सामना है या कोरोना है या कोई मतलब जैसे उनको कोई आउटब्रेक आ गया है, हुँ। ठीक है? ऐसी सिचुएशन में वो गवर्नमेंट ही के एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट के ही अंदर ओवरटाइम करने की इजाज़त देते हैं, ओके। ठीक है? बट हाँ, मतलब ये है कि लेकिन अगर आपने करना है काम बट यू कांट गो आउटसाइड, आप यू किसी और कांट सेक्टर में जाके काम नहीं कर कि सकते। आप प्राइवेट नहीं कर सकते, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से परमिशन चाहिए, राइट, राइट। मतलब आपके ठीक है? वीज़े की ये कंडीशन है। ये वीज़े की कंडीशन है। अच्छा अभी ओके, रिसेंटली मतलब ये 3-4 दिन पहले का ही डिसीज़न लिया है कुवैत वालों ने कि आप प्राइवेट सेक्टर में ओवरटाइम कर सकते हैं। ओके। हाँ, और और कितना कर सकते हैं, कितने आवर्स? सेक्टर अभी ये तो उन्होंने डिफाइंड नहीं किया इस चीज़ को जस्ट डिक्लेयर किया है और ओके। वो भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप ओवरटाइम करते हैं, तो वो भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अप्रूवल चाहिए। The most anticipated question, how much they pay you? दे आर पेइंग वेरी गुड डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस हर बंदे की सेम सैलरी नहीं है, जितना उसका अच्छा एक्सपीरियंस है जी राइट। फिर ठीक अच्छा अभी उसमें अलाउंस है। आप हुँ, अब जैसे आप वार्ड में काम कर रहे हैं तो वार्ड अलाउंस है, इन्फेक्शन अलाउंस है, नाइट अलाउंस है फिर आपका एक्सपीरियंस अलाउंस है, आपका डिग्री अलाउंस है, तो ये सारी चीज़ें मिला के कैलकुलेट बनता है जो आपको फिर दिया जाता है। अब क्रिटिकल आईसीयू में एक आईसीयू का अलग से अलाउंस है, क्रिटिकल एरिया का अलग से अलाउंस है, जो वार्ड को वालों को नहीं मिलता। तो हुँ। ये मतलब डिपेंड तो करता जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स आना चाह रहे हैं, उनके लिए कि क्या मतलब इनिशियल सैलरी हुँ। क्या है? बे फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी तकरीबन 600 प्लस मिल रही होती है
फिर जब वो यहाँ पे आते हैं, फिर डिपेंड करता है कि क्लिनिक्स में है तो वो 600 ही रहती है, अगर वो वार्ड्स को जॉइन करते हैं तो फिर उनका नाइट अलाउंस भी ऐड हो जाता है, वार्ड अलाउंस भी ऐड हो जाता है, उनका ओके, इंस्ट्रक्शन अलाउंस भी ऐड हो जाता है। मतलब आपने पाकिस्तान से हायरिंग की है 600 पे, आपने ओके किया, अपना ऑफर लेटर आपने ओके किया 600 पे, वंस यू रीच हियर इन द वार्ड तो फिर आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, वो अलाउंस आपके बाद में ऐड हो जाते हैं। जब आप नाइट करते हैं तो आपके हेड नर्स आपका जो नाइट का जो स्केड्यूल होता है या ड्यूटीज होती हैं वो आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट में भेजते हैं और नेक्स्ट ईयर से आपका अलाउंस लगना शुरू हो जाता है। राइट। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है फॉर एम्प्लॉइज़? आ, कुछ हद तक आपको पे करना होता है, पर बेड चार्जेस पे करने होते हैं, उसके लिए कुछ पॉलिसीज हैं। तो वो जैसे आपको बेड चार्जेस हैं, कुछ लैब के हुँ, चार्जेस पहले फ्री था। हम ओके। अपने सीनियर से सुनते हैं तो फ्री था, क्योंकि अभी कुवैत में भी काफ़ी इन्फ्लेशन है। हुँ। अ, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। फैमिली स्टेटस कैसा है? वहाँ पे फैमिली लेके जा फैमिली सकते हैं इस वीज़े के स्टेटस ऊपर? फैमिली स्टेटस आपको अलाउ है, काफ़ी लोग हमारे फैमिली लेके आ गए हैं। हुँ, बीच हुँ। में क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया, उसमें कुछ इन्होंने तब्दीलियाँ करनी थी, तो उन्होंने थोड़ी देर मतलब रोक दिया इस प्रोसेस को, हायरिंग रोक दी फैमिली की। लेकिन इससे पहले-पहले काफ़ी लोग अपने बच्चों को, अपनी वाइफ़्स को ले आए थे। अभी 2024 में ये दोबारा इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और बाकायदा भी मतलब इनकी वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि कुवैत इन 2024 बाकायदा फैमिली वीज़ा की पॉलिसी जारी करेगा, और मतलब वो इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे हैं कि जो एक्सपेट्स हैं उनकी फैमिली आनी चाहिए। अच्छा, हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तान लाइफ वर्किंग एज़ अ नर्स इन व्हाटएवर हॉस्पिटल? तो वहाँ पे आप कैसे कंपेयर करते हैं जो कि एक नर्स की लाइफ है और कितनी बेहतर है? आप हॉस्पिटल को कैसे एनालाइज़ करते हैं, हॉस्पिटल स लाइफ को? हॉस्पिटल्स जो हैं इनके काफ़ी अप टू डेट्स हैं। हुँ, हुँ। मतलब उनमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्पिटल का सेटअप बहुत अच्छा है, सर्विसेज़ बहुत अच्छी हैं। मतलब एनवायरनमेंट इज़ गुड। हुँ, अ, गुड। लेकिन अभी क्योंकि ये गवर्नमेंट सेटअप है और फिर हम इसको हमें गवर्नमेंट सेटअप के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। हुँ। तो जो इनके अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेटअप के से कंपेयर करते हैं तो मैं समझता हूँ ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हाउ उम, अबाउट द जॉब सैटिस्फैक्शन वर्किंग देयर? जॉब सैटिस्फैक्शन अब हर बंदे का एक डिफरेंट व्यू होता है। कुछ सैलरी को देख के जॉब सैटिस्फैक्शन करता है, कोई वर्क प्लेस को देख के जॉब सैटिस्फैक्शन करता है। तो अगर हुँ। दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो पेशेंट नर्स रेशियो अच्छा है यहाँ पे। फिक्स्ड ना आपकी ओवरटाइम मतलब आपकी लंबी-लंबी ड्यूटीज़ नहीं है, जैसे 12-12 आवर्स की ड्यूटी वाला मामला नहीं है, ओवरटाइमिंग का मामला नहीं है। हुँ। बस पेशेंट रेशियो बहुत अच्छा है। तो मतलब ये और सैलरी भी अच्छी मतलब है और इतना हाई ज़्यादा बर्डन आप फ़ील नहीं करते ड्यूरिंग योर नहीं, वर्क। बर्डन नहीं फ़ील करते। यू हैव इनफ टाइम फॉर योर पर्सनल लाइफ़, सोशल लाइफ़, गुड। पर्सनल लाइफ़। अगर आपके साथ फैमिली रहती है तो यू कैन मैनेज ईज़िली। मेरा ओपिनियन ये है कि यू कैन मैनेज ईज़िली। हुँ। व्हाट अबाउट द हायरिंग? पाकिस्तान से आजकल सुनने में आया है कि मेल्स जो हैं वो हायर नहीं कर रहे और ज़्यादातर फीमेल्स ही जा रही हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना। मेल नर्सेज़ शुरू में हायर किए थे, अभी मेल नर्सेज़ की हायरिंग बंद है। उसमें थोड़ा-सा कल्चरल भी कर लें और थोड़ा वो भी कर लें, मतलब जैसे अब आप ये देख लें कि एक फीमेल नर्स है, वो एक मेल वार्ड में भी काम कर सकती है। हुँ, हुँ। लेकिन जो एक मेल नर्स है, वो सिर्फ़ मेल वार्ड में ही काम कर सकता है, वो फीमेल वार्ड में काम नहीं कर सकता। आप क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे हमें बहुत से हाँ, एस्पेक्ट्स को देखना होता है। तो कह सकते हैं एक वो एक जो कल्चरल बैरियर है वो कल्चरल मेल्स बैरियर, को वो हिंडर कर रहा है। कल्चरल से भी ज़्यादा आप यूँ कह लें कि एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो हुँ, एक अच्छी चीज़ भी है, मतलब एक अच्छी चीज़ भी है अगर इस चीज़ को आप कंसिडर करते हैं बहुत लेकिन ये है कि क्योंकि आप एक इस्लामिक स्टेट में काम करते हैं, तो आपने उनके इस्लामिक स्टेट की जो है या आप उस कुछ सारी चीज़ों को आपने रिस्पेक्ट देनी है, उस चीज़ को भी वो करना होता है। तो फीमेल तो आपको मेल वार्ड में भी चल जाएगी, उनकी मतलब काम कर लेगी, मेल में भी फीमेल में भी कर लेगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हुँ, वो आप राइट। किसी भी वार्ड में उसको भेज दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेल को फिर आप सिर्फ़ मेल तक ही महदूद रख सकते हैं। हुँ। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कुवैत में ऑलरेडी मेल नर्सेज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो इसलिए फीमेल नर्सेज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ, वो उसका ये भी रीज़न है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादातर मेल्स ही कंट्री अब्रॉड जाना चाहते हैं। अगर फीमेल कोई नर्स है भी, तो पाकिस्तान में घरों में ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। दे डोंट गो आउट। फीमेल नर्स के साथ ये भी इश्यू चल रहा है, जिसको ये चीज़ बड़ा ये कंसिडर भी अभी कर रहे हैं कि हुँ, ये फीमेल नर्सेज़ आ तो जाती हैं, लेकिन पीछे उनकी फिर फैमिली सफ़र कर रही होती हैं, हस्बैंड, बच्चे, फिर उनका एक जो सिस्टम आ रहा राइट।
पाकिस्तानी जो सिस्टम है, तो जी। वो यही एक वजह है कि ये फैमिली वीज़ा को कंसिडर कर रहे हैं ताकि फैमिलीज़ आ जाएँ और हमारा टर्नओवर कम हो जाए। अच्छा अकील भाई वहाँ पे ये परमानेंट रेज़िडेंसी का क्या सीन है? वो मिलती है कभी या नहीं मिलती? परमानेंट रेज़िडेंसी जैसे जीसीसी में आपको परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं मिलती, तो कुवैत में भी आपको परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं मिलती। यहाँ पे आप ओके। परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं मिलती। दुबई इज़ गोइंग गुड, दुबई में अभी आपको परमानेंट रेज़िडेंसी भी ऑफ़र हो रही है। हुँ। सो उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं इन्वेस्टमेंट की, बिज़नेस की, पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे अभी अगर आपके इल्म में ये बात है तो दुबई इज़ गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट जहाँ पे आपको अभी तो 10 ईयर का गोल्ड वीज़ा भी नर्सेज़ को दे रहे हैं और मतलब लेकिन हुँ। कुवैत में अभी मतलब जैसे बाकी जीसीसीज़ की तरह आप वहाँ पे रहें, काम करें लेकिन आप परमानेंट रेज़िडेंसी वाला अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक आप परमानेंट अभी आप जिस वीज़ा के ऊपर हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर वीज़ा एंड देन परमानेंट रेज़िडेंसी वीज़ा? उसमें आप क्या नहीं कर सकते? ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी उस तरह, लेकिन आप मैं समझता हूँ कि इतनी देर से वहाँ पे रह रहे हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो आपको भी मिल रहे हैं, आपका हेल्थ केयर फ्री है। तो व्हाई व्हाई डू पीपल रिक्वायर परमानेंट रेज़िडेंसी लिविंग एज़ ए नर्स देयर? देखिए, परमानेंट रेज़िडेंसी में जैसे आप थोड़ा-सा अगर आप प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ़ है वो भी आपके साथ रहते हैं, तो यू हैव टू पे फॉर देम। हुँ। और यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महँगी है, अगर आप यूँ समझ लें कि 250 केडी पर फ्लैट है, ये पाकिस्तानी 2 ढाई लाख रुपया बन जाता है। ओके। जो सिर्फ़ आपने रेंट पे करना है, फिर बच्चों की यहाँ पे स्कूल की फ़ीसेस बहुत महँगी हैं, उनकी स्टडी, उनके फिर गाड़ियों के किराए और मतलब इस तरह रेंट मतलब जब आप फैमिली लेके आ जाते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू सेव। अगर हुँ। आपके साथ फैमिली नहीं है तो यू कैन सेव अ लॉट। बेनिफिट्स ये हैं कि यू आर टैक्स फ्री। हुँ। आप सेव कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ पे टैक्स नहीं देना पड़े। आपकी फैमिली की मतलब उस तरफ आपको कोई एम्प्लॉयर आपका कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा? नहीं, फैमिली अगर आप लेके आ रहे हैं, जैसे एक ऑब्ज़र्वेशन है कि आप फैमिली लेके आ रहे हैं, आप रेंट भी पे कर रहे हैं, आप बच्चों की फीसें भी पे कर रहे हैं, आप स्कूल का भी पे कर रहे हैं। फिर आप अगर आप मियाँ-बीवी दोनों नर्स हैं, तो आपने मेड भी रखी हुई है बच्चों के लिए। आई उसका मीन टू से कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो हॉस्पिटल है, वो आपको इस चीज़ में कोई हेल्प करता है, पेमेंट नेवर करने में? नहीं, नो, ओके। मतलब ये वो उनकी आपने पॉलिसी में नहीं है, वो आपको पे नहीं करेंगे। नो, नो। आई थिंक काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन हो गई है इसके ऊपर और हमने सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। जी। एक नर्स की जर्नी से लेके उसकी लाइफ़स्टाइल तक। तो हुँ, हुँ। थैंक यू सो मच अकील भाई अगर आपने कोई इसमें ऐड करना हो और व्हाट आर योर रिकमेंडेशन फॉर द न्यूली ग्रेजुएट्स इफ दे वांट टू मूव टू कुवैत? देखिए, कुवैत जो है एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए जैसे हमारे पे हमने बात की थी कि जीसीसी का कोई भी कंट्री अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपका जी। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन ही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर आप वर्ल्ड ऐसी कंट्री में हैं जिसकी करेंसी जो है दुनिया में नंबर 1 पे, वर्ल्ड नंबर 1 यस। करेंसी है। अगर आप सेविंग के एस्पेक्ट से आ रहे हैं कि और आप सेव भी कर सकते हैं और मतलब लाइफ़स्टाइल भी अच्छा है, फैमिली के साथ रखने में भी बहुत से फ़ायदे हैं। हुँ। प्रोस कॉन्स तो आपको हर जगह मिलेंगे। आप मैं ये कहूँ कि जी मैं यूएस चला जाऊँगा तो माय लाइफ़ इज़ परफेक्ट, नो। जब भी आप अपनी कंट्री से जब आप बाहर हैं, फैमिली से आप दूर हैं, तो आपको थोड़े-से हर्डल्स फेस करनी होती हैं। ये आप कहीं भी 100% खुद को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। ट्रू, ट्रू, तो बिल्कुल। ओके आप बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास अगर आपको चांस मिल रहा है, कम देयर, वर्क हियर। हुँ। तो चलें या थैंक यू सो मच अकील भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का हम और हम हो किसी को सकता है डेविएट किसी ग्रुप और वीडियो शामिल है, किसी को कुछ मज़ीद पूछना हो तो वो हमसे व्हाट्सएप के डेविएट ग्रुप में भी हमसे पूछ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक्स होते हैं, जब आप हायरिंग हुँ। की स्टेशंस की बात करते हैं, हर चीज़ को कवर करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यस। कोई किसी एस्पेक्ट की समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपकी सॉल्व कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।